हाँ भाई, तो कुछ तो पढ़ा ही होगा ना छोटी क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। एकदम बेसिक से शुरुआत से, बीच में कोई नहीं बोलेगा। अगर किसी को आता भी होगा तो बोलना नहीं, है ना, क्योंकि जिनको नहीं आता है ना पढ़े हों जो एक बार देख लें पूरा, मतलब ना पढ़े हों यार, एक शब्द और उसका आगे है। ठीक, तो केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली ये चैप्टर दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका वो इनऑर्गेनिक हो। बेसिकली इसको इनऑर्गेनिक में जोड़ा गया है, लेकिन ये ऑर्गेनिक के लिए भी अच्छा रोल प्ले करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज़ बनानी है, वही क्या चीज़ है, दैट इज़ केमिकल बॉन्ड। हम लोगों को बॉन्ड बनाना है, ठीक। तो बॉन्ड पहले बेसिकली जो है, बॉन्ड कितने टाइप के बनेंगे नाम तो सुना ही होगा। सबसे फेमस रहेगा आपका आयोनिक बॉन्ड, ठीक, या फिर इसको कहते हैं इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, ठीक। उसके बाद दूसरा बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी के अंतर्गत आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। और इसी के अंदर आएगा अपना क्या, मेटेलिक बॉन्ड। क्या बात, और कौन सा बॉन्ड आएगा, इसी के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे वैन डर वाल्स बॉन्ड। इसमें भी 4-5 टाइप के बॉन्ड होंगे, वो पढ़ लेंगे। और एक रहेगा सबसे फेमस, जो बहुत ज़रूरत है पढ़ने की, जब वो क्या है, ठीक। तो बेसिकली ये बॉन्ड वॉन्ड कैसे बनते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक एक चीज़ करके प्रॉपर वे में पढ़ना है, ठीक है। और तो ऐसे चलेगा हमारा चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप। आओ समझ, तुम्हारा समझ नाम है क्या, समझ दूसरा नाम है, सेकंड। हाँ भाई साहब, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, या केमिकल बॉन्ड होता क्या है। इसके डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनीशन केमिकल बॉन्ड। Atoms are hold with some strong देखो, जो केमिकल बॉन्ड है वो एक तरह का फोर्स होता है, एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं होता है ना। जैसे अपने पास मान लो NaCl, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि ऐसे एक बॉन्ड होता है, पर ये बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इनके बीच में एक फोर्स होता है। उसको कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे मान लो यहाँ Na है, Na+ होता है, और उसके बाद Cl- है अपना, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं होता है। लेकिन अब पढ़ने के लिए क्या होता है, बुक्स के अंदर हम लोग सीधा बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है, उसी को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉन्ड है, इनके बीच में कौन सा फोर्स है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स से ही ये दोनों हेल्ड हैं, जुड़े हैं, होल्ड करके रुके हुए हैं, उन्हीं को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। अब ये बॉन्ड बनाते क्यों हैं, उसका रीज़न क्या होता है, बॉन्ड क्यों बनता है, ये भी पूछा जाता है, खासकर अकेडमिक में, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है। तो इसके लिए है एटम्स वांट्स टू बी मोर स्टेबल। देखो एक चीज़ नोटिस करो कि जो एटम होते हैं, एटम सिंगल एटम, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, ये इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है।
लेकिन अगर ये दोनों आपस में मिलकर के बॉन्ड बना लें, ठीक है, तो ये बन जाएगा H2। ये क्या हो गया, ये सिंगल सिंगल अभी क्या थे ये सब, ये एटम थे, ये एटम था, ये भी एक एटम था। अब दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एनर्जी ऑफ एटम होती है, एनर्जी ऑफ एटम, ये हमेशा ज़्यादा होती है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करते हैं, बॉन्ड बना के अपनी एनर्जी कम करते हैं, ठीक। और तुम शुरू से जानते हो कि एनर्जी हमेशा कम करना चाहते हैं कोई भी कंपाउंड, एटम या कोई भी स्पेसी केमिस्ट्री के अंदर है। हाँ भी इस चैप्टर में एनर्जी तो स्टडी करनी है, दुनिया भर की एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, इंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, लैटिस एनर्जी है, सब भी दुनिया भर की एनर्जी आने स्टार्ट हो जाएगी ना। चलो नोट डाउन करो उसको। अरे ये क्या हो रहा भाई, ये गूगल कहाँ से खुल गया इसमें, रिकॉर्डिंग के बजाय ये सब क्या स्टार्ट हो गया। भाई खटर पटर नहीं, आराम से। सभी क्षतिग्रस्त हो हैं। ले लिया, चाय पिया है, चाय नहीं पिया, ठीक है। तो बस बॉन्ड बनने का यही रीज़न था कि सारे एटम्स ये चाहते थे कि वो स्टेबल हो जाए, सबकी एनर्जी ज़्यादा होती थी ऐसे स्टेट में, उसके बाद ये बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद इनकी एनर्जी कम हो जाती है, मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी एटम से कम होती है, तो स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। बस यही रीज़न था बॉन्ड बनाने का। लिख लिया, ओके है भाई, अच्छा थोड़ा आराम से। अरे क्या असलम, इस बार जैकपॉट लगनी चाहिए ना, नया चैप्टर है, शुरुआत से पढ़ रहा हूँ, बीच में कहीं गोला वोला नहीं। और कल आए थे, आप ही नहीं आए। मैंने ग्रुप में मैसेज किया है। अरे सर 7:40 पे आया। नहीं ऐसा नहीं है, मैसेज ही नहीं देखे, नहीं हमने सोचा कि तुम लोग कंफर्टेबिलिटी के लिए हम पहले बता दें, तो ये तो अच्छी बात है ना। कोई नहीं हो गया। देखो यार असलम थोड़ा जल्दी थोड़ी तेजी। हाँ ठंडक लग रही, लिख लिया असलम ने ना, निकाल दीजिए सर, उड़ा दीजिए, लास्ट में लिख लो अपने हिसाब से, बस 2 हाइड्रोजन जोड़ के बॉन्ड बना दो और बता दो कि इनकी एनर्जी ज़्यादा। अच्छा लिख लो इसको हम छोटा कर दें, लेकिन छोटा करने पर जब भर जाता है ना तो बहुत छोटा हो जाता है। दिख रहा है क्या बात है। अब देखो जो बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा देखो, और उसके बारे में थोड़ा सा देखो, ज़्यादा नहीं, बाकी तो अभी आगे आने वाली बॉन्ड बनाना ही बनाना है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो एनर्जी, जो टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो थोड़ा समझना है। जैसे देखो सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर तो याद ही होगा सबको ना, 30 तक एटॉमिक नंबर रटा होना चाहिए एकदम से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मान लो मैं एक बहुत पॉपुलर बॉन्ड है जिसको हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बहुत फेमस है, या फिर टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल
टेबल पे रखा होता है, हाँ नमक, NaCl। NaCl एक अच्छा एग्जांपल है बॉन्ड फॉर्मेशन को समझने का, और इसमें कैसे क्या हुआ है ये समझो। जैसे मान लो अपने पास सोडियम है, सोडियम जो पाया जाता है वो नॉर्मल फ्री स्टेट में किस तरह पाया जाता है, सॉलिड में, ये ऐसे सॉलिड मिलता है ना, जब कहीं देखोगे सॉलिड। क्लोरीन एक्चुअल में कैसे मिलता है, गैसेस मिलता है और इस फॉर्म में मिलता है, कभी ऐसा नहीं होता क्लोरीन। जब भी क्लोरीन तुम्हें मिलेगा वो दोनों आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यानी नेचुरल स्टेट में ऐसे ही मिलता है, गैसेस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अगर इन दोनों कंबाइन करो तो उसके बाद यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, NaCl। इसको बैलेंस करना है अगर, तो इसको देखो इसका एक एटम है, इसके दो हैं, तो इसको क्या कर लो, हाफ कर लो, आधा कर लो, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक Cl बचेगा तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से एक कंपाउंड बना, ठीक है। इनकी एनर्जी कुछ ज़्यादा रही होगी, ठीक है, इसकी एनर्जी ज़्यादा रही होगी और इसकी एनर्जी भी ज़्यादा रही होगी, दोनों मिल करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बना करके एनर्जी अपनी कम कर रहे हैं, यहाँ एनर्जी कम हो रही है, हाँ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो वही सारे टर्म्स मैं बताने जा रहा हूँ कि होता क्या है एक्चुअल में। जैसे मान लो यहाँ पे सबसे पहले सोडियम मान लो भटक रहा था सॉलिड स्टेट में, कितने होते हैं इसका कन्फिग्रेशन बताओ, 281, ठीक है। और उधर क्लोरीन भटक रहा है मान लो, इसका क्या होता है, 287, ठीक। अब यहाँ पे ऑक्टेट रूल चलता है, ये सब ऑक्टेट रूल इसमें टूट टाट जाएगा ना, सब फेल फलाप होगा, है ना, अभी सब देखोगे आगे। तो यहाँ से क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और वो एक ले ले, तो ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा और दोनों बॉन्डिंग हो गई। तो यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, सबसे पहले इसने मान लो एक इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, ठीक। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2,8। और इधर क्या हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसमें माइनस चार्ज, क्या हो गया, 2,8,8, यानी इसका भी ऑक्टेट पूरा, उसकी भी ऑक्टेट पूरा, दोनों कैसे हो गए, स्टेबल हो गए। ये क्या हो गया बताओ, कौन से स्टेट में है ये आयन फॉर्म में है ना, और ये भी आयन फॉर्म में है, ठीक है। तो आयन फॉर्म में एक्चुअली स्टेबल नहीं होते हैं, ये ऐसे भटक रहे होते हैं, ठीक है। एनर्जी अभी भी इनकी ज़्यादा है, फिर ये दोनों पास में आते हैं, इनके बीच में रिएक्शन होता है और ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये प्लस और ये Cl-, इनमें अट्रैक्शन होता है, ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इस पूरे स्टेप में क्या ये चीज़ डायरेक्ट हो जाती है कि मतलब ये इसमें इसको देखता है और अपना प्लस एक दे देता है इलेक्ट्रॉन, ये ले लेता है, ऐसा नहीं है, इसमें कई एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी मैं बता दूँ क्या क्या इन्वॉल्व होती है जब बॉन्ड बनता है एक साथ, अब बहुत स्पीड में सब चीज़ें होती हैं। तो 1 बाय 1 समझते हैं हम लोग कि पहले सोडियम के साथ क्या होता है, फिर क्लोरीन के साथ क्या होता है। जैसे देखो सोडियम जो है, सोडियम ऐसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या पड़े होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद पहला सेल होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। उसके बाद 8 होते हैं, इक्का दुक्का, और लास्ट में कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसा नहीं कि ये ऐसे दे देगा, यहाँ पे तुम्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी बताओ जरा, पीछे पड़े हो। किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हो। तो पहले नंबर तो यही एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जब इसको ये एनर्जी मिलती है, ठीक है, तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो उस कंडीशन में ये Na जो है ये कुछ ऐसा होता है, Na+ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हुई, IP, मैं शॉर्टकट में IP लिख दे रहा हूँ, ठीक। ये तो इसकी बात हो गई। अब उसकी सुनो, कौन है, क्लोरीन। अब क्लोरीन का क्या होता है, 2,8,7, ठीक। इसका बनाता नहीं हूँ, सब लोग लास्ट वाला बना दे रहा हूँ, ठीक। पहले 2 होंगे, उसके बाद 8 होंगे और फिर 7 होंगे, ठीक। ये लास्ट वाला बना लो, ठीक है। अब देखो ये कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 3, 7, चलो बना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, इसके पास। तो क्या ऐसे इलेक्ट्रॉन रख लेगा, ये ऐसे नहीं रखेगा, वहाँ भी एक एनर्जी लगती है, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मान लो उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसने क्लोरीन ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, माइनस बनेगा ना, क्लोरीन माइनस है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके तो ये क्लोरीन बनाता है। यहाँ पे कौन सी एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके साथ, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा तो उसके साथ कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, शॉर्टकट में EA भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। उसके बाद ये दोनों अब कंबाइन करेंगे, ठीक। अब ये कंबाइन करेंगे तो एक एनर्जी फिर से रिलीज होगी,
ये दोनों आपस में जब कंबाइन करेंगे तो एक एनर्जी फिर से रिलीज होने वाली है। वो कौन सी एनर्जी है? लैटिस एनर्जी, उसी को कहते हैं। अब यहाँ पे जब ये दोनों आपस में आयनिक फॉर्म में आकर के आपस में अटैच होंगे, ठीक, यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे एक एनर्जी और रिलीज होगी, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। समझे? लैटिस एनर्जी तब जाके बनता है वो, ठीक। मतलब तुम ऐसे कह सकते हो, पहले इन्वॉल्व क्या होगा? आयोनाइजेशन, इन शॉर्ट समझ लो, या मैं आईपी लिख देता हूँ, बोलो लिखता हूँ। आईपी होगी किसके साथ? किसके साथ होगी? कटायन के साथ। और ईए होगी किसके साथ? अनायन के साथ। उसके बाद दोनों आपस में जब कंबाइन होंगे तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? लैटिस एनर्जी, ठीक है। यानी बॉन्ड बनाने के लिए, अब यहीं पे शॉर्टकट में एक फेवरेबल कंडीशन समझ लो। ये बताओ कि कौन सी एनर्जी कितने अमाउंट में चाहिए? क्या आईपी ज़्यादा चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए आईपी, यानी कि अगर हम बॉन्ड बना रहे हैं तो कोई बॉन्ड बनाना है तो हमें कम एनर्जी देनी पड़े उतना ही अच्छा है ना, ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। तो क्या होना चाहिए? ये वाली एनर्जी कैसी होनी चाहिए? जितनी कम हो उतना अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसका क्या होगा? क्या जो है एनर्जी रिलीज होनी चाहिए जितनी ज़्यादा, हाँ, ये एनर्जी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा रिलीज हो तो अच्छा, ठीक। लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज हो उतना अच्छा, ठीक है। ये थोड़ा पॉइंट माइंड में रखना, काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। मतलब कि आईपी हमें कम देना पड़े और रिलीज जो हो रही है वो ज़्यादा हो। लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज कैसे? क्या मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन देना है तो एनर्जी भी वो देगा वापस। कौन? तो जैसे क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, हाँ, तो एनर्जी रिलीज होती है उसमें। अगर तुम इलेक्ट्रॉन देगा तो एनर्जी रिलीज देना है ना होगी। कुल? नहीं, देना नहीं है। देना आईपी है, ये अपने आप रिलीज होगी। देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देना है, ठीक। तो ये पॉइंट्स लिखो। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में तीन तरह की एनर्जी रिलीज मतलब तीन तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। आगे समझ? आगे वाले समझ में आया? तो बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं बनता है। ये तीनों चीज़ जब होती हैं, है ना, कि एनर्जी बहुत कम देनी पड़े, ये बहुत ज़्यादा रिलीज हो, लैटिस बहुत ज़्यादा रिलीज हो, तो बॉन्ड बन जाता है अच्छा वाला। कुछ समझ में आया? लेट हो गए। कुछ नहीं, बॉन्ड बनना बता रहे हैं। सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Cl गेन करता है, और दोनों में एक बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनता नहीं है, बेसिक फोर्स होता है, ये बता रहे हैं। और उसके बाद में तीन तरह की एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे। जब भी बॉन्ड बनता है तो तीन तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। जिसको इलेक्ट्रॉन देना होगा उसको कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और जो गेन करेगा उससे एनर्जी रिलीज होती है, कौन सी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद जब दोनों आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे तब वो बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे, अट्रैक्शन होगा उनके बीच में, तब एक एनर्जी और रिलीज होती है, वो है लैटिस एनर्जी। तो तीन एनर्जी होती है। अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? आईपी जितना कम हो उतना अच्छा, ठीक है। जितना कम आईपी देना पड़े, जितना ज़्यादा एनर्जी मतलब कम एनर्जी खर्चा करनी पड़े उतना अच्छा। और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो, रिलीज टर्म जब आएगा तो एनर्जी रिलीज हो, चाहे वो गेन एंथैल्पी हो चाहे वो लैटिस एनर्जी हो, जितना ज़्यादा रिलीज होगी बॉन्ड उतना अच्छा, उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। सर ये मैं कंफ्यूज हूँ कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या दे रहे हैं? निकाल रहे हो भाई, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन देता है ना। वो निकाल रहे हैं ना,
हाँ बिल्कुल निकालो। बोल रहे हैं आप आयोनाइजेशन जो होता है वो मतलब देने का एनर्जी। हाँ तो वही तो देने गेन एंथैल्पी दो बात। रुक जाओ, अच्छा तो मैं अलग से इसको बताऊँ। लिख गया ये, लिख लो। अब मैं वो सब नहीं ओपन कर सकता ना, तो मैं 3D में दिखाता है चीज़, थोड़ा फील आता कि एनर्जी निकलती कैसे है। अरे क्या ही तो, रिकॉर्ड हो रहा है ना, फिर कॉपीराइट क्लेम वगैरह सब आ जाए आगे, सर जी का ग्रोथ होगा फ्यूचर में। हो गया भाई, नोट हो गया सबका? नोट कर लो। बहुत आराम से चैप्टर पढ़ो, बहुत डिटेल में पढ़ो, बहुत अच्छा चैप्टर है। धीरे धीरे सब चीज़ें समझ के, कुछ छोड़ना नहीं। हो गया? लिख लेना भाई, सबने लिख लिया? हाँ हाँ सब लिख लिया। ये सब क्लास 9 से सिखाया जाता है कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये क्लास पर बस हम थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि एनर्जी देके इसको निकाल दो बाहर। हाँ कैटायन है, एनर्जी देके बाहर निकालो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लो, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते किसके पास है? कूलेंट पास आएगा, तो जो उसके अंदर इंटर करेगा तो उसकी एनर्जी बाहर रिलीज हो जाएगी, और फिर दोनों आपस में फिर आयनिक फॉर्म में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पास में आएंगे, बॉन्ड बन जाएगा। डाउट ही क्लियर हो गया है? चलो हटाए लड़का, इसे बातों में डाउट क्लियर हो गया। क्या बात है इस बात? पता था कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, मतलब क्यों दिया उसने? अच्छा ये बात है। नहीं यहाँ तो सारी कहानी ये तो चल रही। देखो यहाँ पे देखो, इस चैप्टर में जो सबसे खास बॉन्ड है वो कौन सा है? सबसे खास बॉन्ड एक ही बॉन्ड है, वो कोवेलेंट बॉन्ड। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पर डिपेंड है? कोवेलेंट बॉन्ड। और जितने रूल बनाए गए किससे बनाया गया है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितनी थ्योरी पढ़ने वाले हो, बीपीटी थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, मॉड थ्योरी, सब किस पे है? कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड खत्म, आयनिक बॉन्ड का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक, सबसे बड़ा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम बात ये कर रहे थे कि देखो यहाँ पे जैसे सोडियम है, सोडियम तो प्लस चार्ज आ गया, तो तुम समझ चुके हो। ये प्लस कब आया? कौन सी एनर्जी रिलीज हुई? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? इसको देना पड़ेगा, यहाँ रिलीज होगी। ठीक, अब दोनों अट्रैक्शन देखो, इस पे है प्लस क्यू, इस पे है, इसको क्यों चाहिए, इस पे है माइनस क्यू। ठीक, इनके बीच में एक डायपोल बना, और अपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा, इनकी डिस्टेंस बहुत कम होती है। डिस्टेंस में क्या मान लो, आर मान लो, तो इनमें एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत वैसा बन सकता है कभी, नहीं तो 1/4πε0 और ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो ये जो फोर्स है, ठीक, फिजिक्स नहीं पढ़ा हो भाई, फिजिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, ठीक है, थोड़ी बहुत इसकी वैल्यू थोड़ा देख लो, हालांकि ये सब आने वाला नहीं है यहाँ पे, अब में भी कभी हो सकता है। तो इनके बीच में समझ लो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। तुम लोग जानते हो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? ऐसे तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स है। लेकिन यहाँ पे ऐसे केसेस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से ये दोनों पास में आएंगे, और ये सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। बस हम लोग शुरू से यही स्टडी करते चले आए हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ बातें इन्वॉल्व थी जो हमने बता दी। वो बातें इन्वॉल्व थी किस फोर्स से अट्रैक्ट होता है, तो ये बॉन्ड एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ हम लोग बना लेते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बॉन्ड बनके तैयार हो चुका है। अच्छा, उसके बाद में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड में आप देख रहे हो कि एक बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक बंदा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब बॉन्ड जो बनने वाला है, ये कौन सा बॉन्ड पड़ रहा है? आयनिक बॉन्ड। ठीक, तो आयनिक बॉन्ड बनता है किसके किसके बीच, ये भी ध्यान रखो। एक होना चाहिए मेटल और एक होना चाहिए नॉन मेटल, या फिर दूसरे टर्म में कहें तो एक होना चाहिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन दे दे, और एक होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है सब चीज़ें? तो ये पहला पॉइंट इसका हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगला टर्म आएगा कि इलेक्ट्रॉन देने वाले, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले, उसमें एक टर्म पढ़ना पड़ेगा जो है इलेक्ट्रो बैलेंसी। तो इलेक्ट्रो बैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जब बॉन्ड बनता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए, दिए गए, क्योंकि इलेक्ट्रो बैलेंसी बहुत मैटर करती है। पूरे टेबल में जो पूरी पीरियड टेबल स्टडी करोगे तो उसमें हर एक मेटल का अलग अलग इलेक्ट्रो बैलेंसी होता है।
कुछ तो इतने खतरनाक हैं वो कई वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। तो इसको स्टडी कर लेते हैं हम लोग, इसको लिखो, इलेक्ट्रोवैलेंसी बताई जाए। तुम लोगों के लिए अच्छे के लिए यहाँ कुछ मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, मीटिंग में आ ही नहीं पा रहा हूँ। इवनिंग में मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, गणेश सर इन्वॉल्व हुई है, शाम को आइए। हम लोगों की मीटिंग हो रही है टीचर्स लोगों की, कुछ तो खास हो गई, अब मैं आ नहीं पा रहा हूँ। हाँ ये तो गलत बात है यार, टाइम बढ़ाएंगे सर, टाइम बढ़ाएंगे ना सर। कुछ तो प्लान चल रहा है बड़ा, ठीक है। देख रहा रिकॉर्डिंग चल रही है, जैसे नहीं बात करते, गंदी बात। मान लो कल को कुछ हो जाए तो नाम खराब कर दोगे इधर का, इधर ही से हुआ है, यहीं के लड़के थे। यहाँ की आवाज़ नहीं जाएगी। ये क्या है भाई, ये क्या है, आधा रिकॉर्ड होके रुक गया। हो गया भैया, नोट हुआ सबका? यही है ना इलेक्ट्रोवैलेंसी वैलेंसी, यही है ना। हाँ बैलेंस ही है बस, इलेक्ट्रॉन आ गया उसमें। इलेक्ट्रॉन का लेन देन, कितना लेना है कितना देना है, वही कहलाती है बैलेंसी। लिख लिया भाई, हो गया डन, बढ़े आगे। लिखो यार, लॉस ऑफ लिख लिया क्या मैंने, लॉस और लिखना था, और लिख लो भाई। ये गलती पता नहीं कब सही होगी, मतलब चाहे लॉस हो रहा हो चाहे गेन हो रहा हो, क्योंकि जब भी लॉस गेन की बात आएगी है ना, तो चाहे लॉस कर रहा हो चाहे गेन कर रहा हो, वो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, वही होंगे, उसकी बैलेंसी वही हो जाएगी। अब ऐसा नहीं जैसे मान लो MgCl2 है ना, तो MgCl2 में क्या है, Mg 2 लॉस करेगा और Cl एक लेंगे, तो उनकी बैलेंसी एक ही है, इसकी बैलेंसी 2 है, तो पकड़ना पड़ेगा पर्टिकुलर एटम है ना। बढ़े आगे, तो थोड़ा इलेक्ट्रो बैलेंसी का एक टेबल बना लो, थोड़ा इसको समझ लो अच्छा से। ये तो जानते हो ये क्या है, S ब्लॉक, ये है E ब्लॉक, ये है D ब्लॉक, क्या बात, ठीक। F ब्लॉक अपना, उसको उतना स्टडी नहीं करते, हाँ उसको डर भी लगता है देख करके, नहीं डर नहीं, उसके लिए आगे भाई क्लासेस हैं, F ब्लॉक पढ़ने के लिए आगे क्लासेस बनाई गई हैं। तो S में अपने पास ये पहला ग्रुप होता है और ये सेकंड ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हो, अल्कली मेटल, इसको क्या बोलते हो, अल्कलाइन, ठीक है, अर्थ मेटल, हाँ अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ कहानी किससे, 3 से स्टार्ट होती है, 3 से कहाँ तक जाती है, 12 तक, और ये स्टार्ट होती है 13, 14, ऊपर करना पड़ेगा, 14, 15, 16, 17 और 18 तक में, ठीक है। तो इसमें देखो ये अपने पास हो गया हलीना के रब से पर्याप्त, क्या बात याद करके बैठे हो, ठीक। इन सबकी बैलेंसी +1 होती है, इस पूरे जितने भी बंदे हैं सबकी बैलेंसी +1, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, ठीक है। और ये कौन है, बेटा मांगे कार स्कूटर, वाह राजी, इन सब की बैलेंसी कितनी है, +2, ये सब 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, इसमें भाई क्या होता है,
बैगन आलू, अरे भैया रुको, बैगन आलू गाजर क्या होता है? यही है, रुको जो भी है। बोरॉन फैमिली है कि नहीं इस पे? बोरॉन फैमिली, बस ठीक है। तो अब बोरॉन फैमिली जो भी होगी, ठीक, इस हाँ सब +3 वाले हैं, +3, 3 इलेक्ट्रॉन लेन देन, ठीक है। अदर इधर आ जाओ, 14 पे कौन किसकी फैमिली है? कार्बन की फैमिली, ठीक है। कार्बन फैमिली जो है ये तो इसको बोला जाता है कि इसमें फिक्स नहीं होता है, बैलेंसी कोई फिक्स नहीं होती कि कार्बन भाई कभी दे सकता है, कभी 4 दे सकता है, कभी 4 बॉन्ड बना ले, कहो 4 एक्सेप्ट कर ले, 4 दे दे, तो इसकी कोई फिक्स बैलेंसी नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, ट्रिक क्या कहते हैं, कार्बन और सिलिकॉन क्या होता है, जो भी है, जो भी है, तो इनकी कुछ फिक्स नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है ना, वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं अभी। 15 पे कौन किसकी फैमिली, क्या होता है इनमें? नाना पार्टिकल सब बीमार, आराम से बात। तो कितना होता है इनकी बैलेंसी? -3, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये बताओ ऑक्सीजन की फैमिली है, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओ एस से टीपो, हाँ ओ एस से टीपो, -2। ये कौन होते हैं? फर्जी CVINT, फर्जी CVINT, और ये कौन होता है? हेनियरकर ने 10 रन बनाए, हेनियरकर ने 10 रन बनाए, इनकी कितनी बैलेंसी होती है? ये स्टेबल होता है, इनर्ट होता है, लास्ट वाले ना, ये इनर्ट वाले कंडीशन, इनर्ट है, इनर्ट या फिर नोबल गैस में आता है इनका नाम। जैसे सचिन तेंदुलकर, वैसे इसको तो हेनियरकर, एक कोई नाम हेनियरकर, चारों लिखे ना, और फिर कुछ नहीं बोलेंगे। हेनियरकर ने 10, इसको 10 बोल लो, जिनॉन को 10 बोल दो, 10 एक्स रन और रन, ठीक है। ऐसे अपना अपना तरीका है याद करने का, कोई अच्छी बात है, ठीक है। डी वाले में क्या होता है भाई साहब? डी जो है, डी ये बहुत खतरनाक वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, हाँ उनसे भी खतरनाक। और ये जो है इसके लिए आपको अलग से चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वो है DNA ब्लॉक, ठीक। फिलहाल समझ लो कि हाँ वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं कि फिक्स नहीं होती है। स्टार्टिंग में जैसे है कुछ वो कहो +1, फिर उसका +1 और +2 शो करें, फिर आगे बढ़ोगे तो +1 +2 +3 +4 को ऐसे शो करें। तो ऐसे एक प्रोसेस होता है, मैं बना देता हूँ टेबल, ठीक है। तो इसमें से कुछ लिखना हो तो अपने हिसाब से एक लिख लो, बाद में लिख लो, काम की चीज़ है। टेबल नहीं बनाओ, बस एक प्रॉपर ऐसे खींच लो, 13 14 पे लिख लो कितनी कितनी बैलेंसी होती है, बात खत्म। लिखना कुछ नहीं, जिसको लिखना हो, जिसको पता हो गया उसको क्या लिखना। यार ये अपने आप चल रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है ये? इसकी तबीयत सही नहीं है। हाँ 16 14 की लिख लो, ऐसे कार्बन की 4 होती है ना, वर्सेटाइल लिख सकते हो, वर्सेटाइल बैलेंसी। पीबी की 2 भी होती है और भी होती है। इस चैप्टर में जानते हो क्या है कि जो तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं, जो तुम्हारे डाउट्स रह गए हैं, या फिर आगे क्लास में जो तुम पढ़ रहे हो जहाँ तुम फंस जा रहे हो, सबकी की है। पढ़ा तो है, ये चैप्टर सबकी की है हर चैप्टर की। तो इस चैप्टर को जो कुछ तुम्हें मिले सब गेन कर लो, ठीक है। तो जब भी बात होगी बैलेंसेस की बात होगी, हाँ भैया ये बैलेंसी, हाँ भैया ये फैमिली, हाँ भैया ये होता है, तो ये सब चीज़ें पता हो एकदम से।
ठीक भैया। बाकी चैप्टर अपना आएगा पीरियड टेबल, उसमें और स्टडी की जाएगी इसके बारे में। बाकी छोटा मोटा से समझ लो कि इसमें यहाँ पे इस तरफ क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होता है, इस तरफ मेटेलिक करेक्टर कम होता है, मतलब नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है। तो इधर वाले इधर से बॉन्ड बनाते हैं, है ना। इधर वाले जो होते हैं ये शो करते हैं क्या, मेटेलिक करेक्टर। इनके अंदर मेटेलिक करेक्टर होता है बढ़िया वाला। इस तरफ नॉन मेटेलिक, तो ऐसा बना देता है ना ऐसे एरो से समझने के लिए। ये मेटेलिक करेक्टर, नीचे की तरफ जाने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, इधर जाने पे नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। इधर हमें नॉन मेटल मिलते हैं, नॉन मेटेलिक करेक्टर। कौन है ये बदमाश लड़का? मैं जानता हूँ, तो बिना आवाज़ पहचाने में जानता हूँ कौन होगा। इस पर भी एक मीटिंग होनी है कि सर का कहना है कि सर ऐसा है कि क्लास में रिकॉर्ड चल रहा है, अभी बंद होगा तो बताएंगे। अरे नहीं ऐसे कैसे, नहीं भाई सर, हो गया भाई, नोट हो गया। अब सुनो, आराम से पढ़ो, थोड़ा सही से पढ़ो। इस चैप्टर में अगर तुमने बोला लास्ट में कि पूरी ऑर्गेनिक छोड़ दूंगा, हाँ और क्या, सही बात। केमिस्ट्री तुम छोड़ दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या होगा तुम्हारा। बायो की तो कोई चलो ठीक है, बायो निपटा ले जाओगे, फिजिक्स में क्या करोगे? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ ना, जो केमिस्ट्री छोड़ने कह रहा है। नहीं, जो केमिस्ट्री छोड़ देगा वो भी फिजिक्स से पार हो जाएगा। सब जरूरी है। दिल्ली भाई, अब सुनो, अब बात आती है कि पहचानेंगे कैसे हम कि कोई बॉन्ड है जो वो। देखो पहली बात तो यह है कि दुनिया में जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं, यानी बॉन्ड क्या, बेसिकली हम दो ही बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो इसमें कई थ्योरीज आगे तुम्हें पढ़ने को मिलेगी कि बॉन्ड जैसे कोई बना यहाँ पे, जैसे मान लो ये Na है और ये Cl है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। ये कैसा बॉन्ड है? इसको हम सीधे कमेंट करते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड है, ठीक। लेकिन ये कोवेलेंट भी है। ये जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे सब समझते चले जाओगे। हाँ, तो कई थ्योरीज तुम्हें आगे देखने मिलेंगी। कहा जाता है कि कोई बॉन्ड 100% वो ना तो आयोनिक है ना ही कोवेलेंट है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर दोनों के होते हैं, ठीक है। 100% ना कोई बॉन्ड आयोनिक होता है ना ही कोवेलेंट होता है, कुछ ना कुछ उसकी क्वालिटी, दोनों की क्वालिटी होती है। हाँ, तो अब यहाँ पे समझना यह है कि हम कैसे जानें कि ज़्यादा आयोनिक कौन है। तो ज़्यादा आयोनिक चेक करने के लिए हमेशा क्या करना है, जैसे कोई भी बॉन्ड बना तो उसमें तुम्हें चेक करना है कि जो मेटल है और नॉन मेटल है। हम देख रहे हैं कि यही दो चीज़ के बीच में बन रहा है बॉन्ड, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। तो ध्यान रखना कि इन दोनों में से या तो मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो तब भी वो आयोनिक हो गया, या तो दोनों में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो तब भी आयोनिक हो गया, या तो दोनों ही ज़्यादा हो तब भी वो बढ़िया आयोनिक हो जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। जैसे मान लो अपने पास सोडियम F, ठीक है। सोडियम के बाद क्या होता है अगली सीरीज में, लिस्ट में सोडियम होता है और F फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ठीक है। इसमें देखो सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा आयनिक करेक्टर जिसके अंदर है वो कौन से बॉन्ड में होगा? पहले वाले में होगा कि है? क्यों है? खींचता है तो बॉन्ड अच्छा बनेगा, तो बॉन्ड खींच ले जाएगा, टूट जाना चाहिए।
अच्छा ऐसे बताओ, देखो नॉन मेटल तो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ऐसी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। देखो इसमें अगर देखें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सबसे पहले देखो कंपेयर कराएंगे हम लोग, ठीक है, मेटल नॉन मेटल। तो दिख रहा है साफ साफ कि सोडियम जो है वो क्या है अपना कांस्टेंट है, सोडियम अपना मेटल है ना, सोडियम यहाँ पे मेटल है, ठीक। और F जो है वो क्या है नॉन मेटल है, यहाँ पे सोडियम मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल में ये बना हुआ है। लेकिन हमें देखना है कि चेक कैसे करें। इसमें तो चलो सब में कंपेयर कराएं अगर, तो सोडियम सब में सेम है, मतलब मेटल सब में सेम है, मेटेलिक कैरेक्टर फिक्स है। अब देखना नॉन मेटल कैरेक्टर किसका ज़्यादा है। अगर देखें तो ऊपर से नीचे जाने पे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक। नीचे कौन सा पड़ता है, हाँ, तो थोड़ा सा हल्का सा जरूरत पड़ेगी, हालांकि आगे समझ जाओगे। तो यानी सबसे अच्छा बॉन्ड कौन सा होगा, ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, ठीक। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये देखना पड़ेगा। नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है थोड़ा सा, ठीक। तो मेटेलिक से मेटेलिक बढ़ रहा है मतलब ठीक है, या तो नॉन मेटल से नॉन मेटल बढ़ रहा हो, या तो मेटल नॉन मेटल अच्छा बढ़ रहा हो, ठीक है। कंपेरिजन अगर आ गया तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। मतलब अगर मैं सोडियम NaF ले लूँ और तो नीचे कौन सा है, रेडियम वाला ले लूँ, रेडियम नहीं, आई वाला ले लो ना, उस लिस्ट में जाओगे। मैं NaF ले लूँ, RaF ले लूँ, ठीक है, तो नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। हाँ दूसरा वाला ना, हाँ दूसरा एग्जांपल ले लो जो बता रहे हो तुम, क्या अपना है कि अलग अलग ले लेना, जैसे हाँ चलो ले लो अलग अलग। मान लो सोडियम Cl ले लो, ठीक है, और KCl ले लो, और RbCl ले लो, ये कह रहे हो ना। इसमें ट्राई करो, अब की बार हमने अनायन सेम कर लिया, तो K है, फिर Rb भी है, तो Rb ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा Rb, फिर K, फिर Na। इसमें तो सब सेम है ये, इसके बाद छोड़ दो। अब इनमें सोडियम, A, पोटेशियम, और इसमें देखो क्या है, अगर वो क्या नाम है, रुबिडियम, नीचे जाने में मेटेरियल कैरेक्टर बढ़ता है, तो कौन सा आएगा ऐसा ना। अगर मान लीजिए मेटल अलग अलग ग्रुप पे आ गए तो अलग अलग ग्रुप पे आ गया मतलब, जैसे कंपैरिजन 4 ऑप्शन दिए हैं हाँ और अगर, हाँ ठीक है, ये भी देखो बात है, एक दिन देख लेना कि कहानी जो है नीचे की तरफ ज़्यादा थोड़ा ड्रास्टिकली बढ़ता है, बगल में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मान लो सोडियम है और सोडियम के बगल वाले ग्रुप में मैग्नीशियम आ रहा है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम ही सेम है। पीरियड में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ग्रुप में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, पीरियड में इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है, साइज का सेम ही रहता है, तो मतलब करेक्टर सेम ही रहेगा, लगभग करेक्टर आस ही पास रहता है, ठीक है। तो सर मान लीजिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि क्लोरीन सेम है और नॉन मेटल अलग अलग ग्रुप का है, अब ऐसा नहीं देगा आसपास की एकदम कंपैरिजन ना कर पाओ, थोड़ा बहुत तो कुछ घटाएगा बढ़ाएगा। मान लो ऐसे दे दिया, जैसे यहाँ पे सोडियम दे दिया, Cl दे दिया, ठीक है, और यहाँ Mg दे दिया, और यहाँ पे मान लो F दे दिया, ऐसे तो आइडिया लगा लोगे ना। सीरियल ही रहे तो नहीं तो ऐसा नहीं, इतना इतना टिपिकल नहीं रहेगा, ढूंढ लो, कुछ ना कुछ वेरिएशन तो करेगा, ठीक है। तो ये हमें देखना होगा कि बॉन्ड ज़्यादा आयोनिक कब होगा, ये इस फंडे से पता कर लोगे, ठीक है। क्या होना चाहिए, मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो दोनों में कोई एक चीज़ देख लो, अगर मेटल मेटल में पंगा हो गया तो दूसरा में देख लो कि कौन सा मेटल में ज़्यादा करेक्टर है, मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है। अगर मान लो आपका क्या सेम हो गया, नॉन मेटल सॉरी मेटल मेटल सेम हो गया, तो नॉन मेटल में दोनों में चेक कर लो किसका नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है। बात समझ लो कि नहीं, क्या पूछेगा, पूछेगा कुछ नहीं, ये सारी बातें सब पढ़ना है। पूछेगा मतलब कौन ज़्यादा आयोनिक है, आयनिक कौन कौन ज़्यादा आयोनिक है, किसके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अच्छा वाला बना है, ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन लो, हटा इसको, लिख लो हम करवा रहे हैं और क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्या भाई 100%, मतलब ऐसे बता रहा था, कुछ बातें मैं बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, तो अब थोड़ा सुन के लिख लिया करो, है ना।
मैंने बोला था कि हालांकि अभी मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, एक रूल आएगा और वो है रूल सुभान रूल, सॉरी वो फजान रूल। फैजान तो नहीं कोई यहाँ पे है? फजान तो खुश हो जाएगा, ओहो आज तो मेरा ही रूल चल रहा है इधर। तो फजान ने बताया था, क्या बताया था फजान ने? फजान ने कहा था कि दुनिया में कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयोनिक है और ना कोवेलेंट है। भाई सबका अपना अपना है, कुछ ना कुछ रहेगा। अगर किसी ने कह दिया ये वाला बॉन्ड आयोनिक है 100%, तो फजान भैया कहेंगे नहीं, गोली मार देंगे, हमारी बात सुन लो और जगह ऐसा नहीं होता, वो समझाएंगे। उन्होंने प्रूव भी किया था इस चीज़ को, अब हम लोग भी प्रूव करेंगे। हो गया नोट ये? बताओ भाई डन हुआ? चलो ठीक है, चलो फटाक से बताओ। इसी बात पे एक क्वेश्चन है, LiCl ठीक है और MgCl, किसका किस में आयनिक क्वालिटी ज़्यादा है? MgCl मिल गया ना? कैसे? अच्छा लग रहा है MgCl थोड़ा देखने में, गाना सुना है। Mg किस में आएगा? देखो हलीना के रफ्सत पर याद, ये पहले वाले में आएगा। ठीक, कौन से उसमें आ रहा है? थर्ड वाले में आ रहा है ना? हलीना, वो उसकी वाली बात है जो लड़का भी पूछ रहा था, कौन सा होगा? अच्छा थर्ड पे आ गया, 1 2 में आ रहा है, 2 पीरियड में। और ये क्या होता है बेटा? ये भी किस में आ रहा है? सेकंड में ही आ रहा है। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है। और इन दोनों में देखो ये दोनों सेम है। ठीक, तो कैसे डिसाइड करें किसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा? अब तुम इन दोनों में देखो ज़्यादा मेटेलिक कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा मेटेलिक, इन दोनों ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कौन सा करेगा? एलाई करेगा, नहीं एलाई करेगा। बताओ सोचो LI करेंगे ना, इधर सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है। ठीक, मतलब ऐसे सोच लोगे है ना, थोड़ा बहुत देख करके। और क्या डिफरेंट करेंगे यार? LiCl मान लो दे दिया, ऐसे तो सीधे पकड़ में आ जाएगा। बाकी तो मान लो ये है, अब तो सीधे बता दोगे। बताओ है ना, दोनों सेम हो गए ना, अब इससे डिसाइड नहीं कर सकते हो। अब इन दोनों देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा। ठीक, तो ऐसे ढूंढ लो आराम से ना, पीछा जाए। अरे प्रीवियस ठीक है, मतलब यही फंडा है बस। ये देखो ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर ढूंढना है तो बस तुम्हें 2 चीज़ पता होनी चाहिए, ज़्यादा मेटेलिक ज़्यादा नॉन मेटेलिक, दोनों में बराबर का पंगा। अब वो तुम्हें थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल आना चाहिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट। जाओ लैटिस एनर्जी पे आ रहे हैं भाई साहब। अभी बोर्न हाइबर साइकिल है पूरी, जिसमें लैटिस एनर्जी निकालना ही सीखना है। पूरी लैटिस एनर्जी की कथा है उसमें, इक्वेशन बनेगी। हाँ नहीं, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल कुछ छोड़ना नहीं है ना, आराम से पढ़ो और समझ समझ के पढ़ो, क्लियर एकदम कि हाँ ये चीज़ हो रही है। ये बात समझ में आ रही है कि बॉन्ड को चेक किया गया कि ज़्यादा अच्छा आयनिक बॉन्ड कौन सा है। वो हम कैसे चेक करते हैं? इस फार्मूले से मेटल देखते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। 2 अगर टाई हो गए, मेटल मेटल टाई हो गए, तो हम क्या चेक करेंगे? नॉन मेटल। उसमें जिसका सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा अच्छा। समझ गए ना पूरी बात? तो ये चीज़ है, क्लियर, डन, नोट हो गया भाई? क्या बात है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी कि हम कैसे जाने कि आयनिक बॉन्ड है, कुछ खासकर क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ना कहो, आयनिक कंपाउंड कहो, क्योंकि इनसे जब कंपाउंड बनेगा उनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। कंपाउंड, बॉन्ड नहीं, बॉन्ड में अब क्या ही चीज़ पढ़ोगे, बॉन्ड की बात तो सारी हो रही है। तो आयनिक कंपाउंड जब बनते हैं तो उसमें हम जैसे कभी कभी पूछता है ना, क्वेश्चन आता है तो बोलेगा इसमें कौन ज़्यादा आयनिक है, मोर आयनिक कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहली चीज़ ये है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही एक्सट्रीमली सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो लिखोगे ऑल आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सॉलिड। ठीक, उसके अलग अलग आयन सॉलिड की बात नहीं हो रही, वो तो एक्वस में हो सकते हैं, सॉरी एक्वस करें, आयंस में हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, लेकिन बनने के बाद हमेशा क्या बनेगा? सॉलिड। ठीक, तो ये पहली प्रॉपर्टी इसकी हो गई। सेकंड पे आ जाओ। अच्छा, अगर ये सॉलिड हुआ मतलब मजबूत बॉन्ड बना,
तो उसको तोड़ना कठिन होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लिखोगे मेल्टिंग एंड किसमें, नहीं मोस्टली है, कुछ कंपाउंड होंगे लेकिन अपने में ऐसा कुछ नहीं है अभी, कुछ कोई ऐसा मिला नहीं अभी, कोई मटेरियल मिल जाएगा तो बता देंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा मोस्टली हायर होगा, ठीक, ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, तोड़ना कठिन होगा, ठीक। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है, ये बताओ सब लोग, क्या आयनिक कंपाउंड अच्छे कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, है ना, बैड कंडक्टर होते हैं। लिखो, उसके बारे में बता रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ी होती है इसमें। लिखोगे आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो कंडक्टर मतलब क्या, फिजिक्स में पढ़ते होगे, कंडक्टर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। केमिस्ट्री में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था कि जितना मूवमेंट हो सके, मोलर कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, कंडक्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया वो कंडक्टर होगा, ठीक है। मैंने सुना है कि पानी में मिलाने पर नमक पानी और तेज करता है। हाँ, तो क्योंकि आयंस फ्री हो जाते हैं, आयन जितना फ्री होंगे इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा पास होगी। यहाँ बॉन्ड बनने के बाद सारे आयंस क्या होंगे, थम जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, मेल्टिंग एंड बीपी, बॉइलिंग पॉइंट हायर, मतलब इनको उबालने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इनको गलाने के लिए भी क्या देना पड़ेगा, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। अरे वो नेगेटिव के मामले में ज़्यादा, हाँ। ये बताओ बैड कंडक्टर वाली बात समझ में आई कि नहीं। बॉन्ड बन जाने के बाद इनके आयंस रुक जाते हैं, फ्री नहीं रहेंगे, तो ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते। तो मतलब इनकी ही बात कर रहे हैं क्या, मतलब जैसे नमक में करंट नहीं दौड़ेगा ऐसा बोल रहे हैं। प्योर नमक में नहीं, प्योर में दौड़ा लोगे, नहीं मतलब इसे मुझे लगा ना कि नमक पानी में मिला दो। नहीं नहीं मिलाना नहीं भाई, हम सिर्फ कंपाउंड की बात कर रहे हैं। वो अब NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, हाँ, सॉलिड फॉर्म में, हाँ ये भी बात लिख लो, सॉलिड फॉर्म में, हाँ लिक्विड में हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ सर, मोल्टेन NaCl में होता है। कितने अच्छे बच्चे हैं, जो चीज़ छूट जाती है तुरंत क्लियर कर लेते हैं, सही बात है। मोल्टन स्टेट में पक्का, जैसे अभी बता, तो ये तो वही बात कर रहा था, बस मोल्टन नहीं कह रहा। मोल्टेन क्या है? मोल्टन मतलब पिघला हुआ लावा। तो मोल्टन स्टेट में अगर तुमने लिया है, मोल्टन स्टेट में अगर हमने क्या लिया है, कोई आयोनिक कंपाउंड लिया है, तो वो थोड़े ठीक ठाक कंडक्टर बन जाते हैं, तो ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं। जैसे नमक में पानी, कि पानी में नमक, चलो हाँ। ओके भाई, नोट सबने नोट किया, रुक गए भाई। मोल्टन स्टेट कंपाउंड और फिर गुड कंडक्टर, मतलब गुड कंडक्टर, गुड अच्छे, अरे हो जाता है, अरे लिख लो भाई, लिख लिए ठीक। अच्छा, एक बहुत ही खास क्वालिटी इनकी है जिसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। देखो आइसोमेरिज्म सुना होगा, आइसोमॉर्फिज्म सुना, कहीं मैं गलत तो नहीं बोला, आइसोमॉर्फिज्म कोई बीमारी तो नहीं है, एक कोई बीमारी ऐसी होती है जिसमें आइसोमॉर्फिज्म नहीं बोलते हैं। अब बायो उतना ज़्यादा टच में नहीं है ना, तो थोड़ा मुझे लगता है कि बीमारी का नाम तो नहीं पता, ठीक। तो ये खास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कि आयोनिक कंपाउंड हमेशा नहीं शो करते, कुछ हैं। आयोनिक कंपाउंड shows
मॉर्फिज्म। आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करते। आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? आइसोमेरिज्म पढ़ के आ गए हो? कार्बन वाले कंपाउंड। कोवेलेंट वाले यार, सब कोवेलेंट वाले। मैंने क्या बोला, सारी कहानी किस पे डिपेंड है? कोवेलेंट पे। बस इनकी कुछ बात पढ़ लो, उसके बाद इनका खेल खत्म है, इनकी जरूरत नहीं है। फिर सिर्फ सारी बात करनी है कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड वाले क्या शो करते थे? आइसोमेरिज्म। वो तुमने देखा है कितने तरह के आइसोमेरिज्म है ना। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या चीज़ है? बिल्कुल बताने वाला हूँ मैं। आइसोमॉर्फिज्म, जब मॉर्फिज्म चेक करना है आपको तो दो चीज़ देखना है। आइसोमॉर्फिज्म, इसके लिए आपको चेक करना होगा। सबसे पहले देखो फार्मूला सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर फार्मूला क्या होगा? सिमिलर फार्मूला होना चाहिए, सेम फार्मूला नहीं। समझ रहे हो ना मैं आपको? सिमिलर होना चाहिए। टर्म्स को समझो, सिमिलर फार्मूला हो, ठीक है, और साइज सेम हो, ठीक। ये दो फैक्टर देख के हम पता लगाएंगे और कहेंगे ये आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहा है, ठीक है, शो कर रहा है। जैसे हम एग्जांपल के लिए दे देते हैं, जैसे NaCl और मान लो हमने बोल दिया MgCl, ऐसे समझ रहे हैं? तो दोनों को बताओ कि दोनों के फार्मूले आपको सिमिलर लग रहे हैं? सिमिलर, वो सिमिलर मतलब थोड़ा थोड़ा ही होता है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। हाँ, और लगभग सेम साइज भी होगा, क्योंकि देखो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों एक ही पीरियड में आते हैं, तो पीरियड में साइज का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर तुम नीचे जाओगे तो उनका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनमें सेल बढ़ने लगती हैं तो उनका साइज बड़ा होने लगता है, ठीक है। नीचे जाने पे पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने पे साइज ड्रेस्टिकली यानी कि बहुत भयंकर तरीके से बड़ा होता है, लेकिन ग्रुप में जाने पे क्या होता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे सोडियम का अगर इतना बड़ा साइज है तो मैग्नीशियम का थोड़ा बहुत वही आसपास, वो देखने में दूर से आंखें काम नहीं करेंगे, बराबर ही लगेंगे। समझ गए बात को? ठीक, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में क्या शो कर रहे हैं? आइसोमॉर्फिज्म। बस खत्म। तो इसी इतनी आसानी से कहाँ होता है? अभी कहाँ, अभी तो आयनिक के अंदर एक खास बात है, बस लैटिस एनर्जी, वो पढ़ लो बस। हाँ, अगर NaCl के बाद थोड़ा सा कुछ और लगा दूँ तो यार थोड़ा सा वो लगा दूँ फिर क्या लगाओ तो नहीं होगा, तो नहीं शो करेगा। क्या किसमें आइसोमॉर्फिज्म की बात आयनिक बॉन्ड की बात। आयनिक बॉन्ड क्या मतलब, क्या कहना चाह? कंपाउंड ज़्यादा आयनिक, ये बोल दो। आयनिक कंपाउंड होगा कि नहीं? क्या, कौन सा कंपाउंड? NaCl के बाद O4 भी लगा दूँ तो बन जाएगा ना। NaCl और O4? नहीं भैया, ये आयनिक काफी, इसमें कोवेलेंट वाला करेक्टर आ जाएगा, बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, वाला शेयरिंग वाला कहानी स्टार्ट हो जाएगा। अभी शेयरिंग की बात कहाँ, अभी तो सीधे इलेक्ट्रॉन ले जाओ। ये भी तो हमने पढ़ा है कि इसमें कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात शायद मैंने अभी नहीं बोली है। दो ही एलिमेंट यूज होंगे सर कोवेलेंट में। ठीक है सर, मतलब अधिकतर नोट किया? देखो आयनिक बॉन्ड का ये है कि यहाँ पे जो बॉन्ड होता है यहाँ शेयरिंग में नहीं बनता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। भैया मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ, ठीक है। जो कोवेलेंट वाली बात आएगी तो वहाँ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, हमारा भी हक तुम्हारा भी हक, बराबर का हक, ठीक है। हाँ, नोट किया? ठीक, और प्रॉपर्टी 4 हो गई। एक प्रॉपर्टी और लिख लो, 5वीं प्रॉपर्टी कि आयोनिक कंपाउंड shows वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक, ये इनकी खास बात होती है कि जो तुम्हें आयनिक कंपाउंड दिखेगा वो इतनी तेज़ रिएक्शन करते हैं, लगभग 10⁻⁶ क्या बोल सकते हैं, मिली सेकंड में करते हैं, सेकंड में भी नहीं, मिली सेकंड। ठीक है, अभी तो पलक झपकने से भी कम है, मतलब इधर तुमने कंपाउंड मिलाया उधर रिएक्शन ख़त्म। ठीक, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। इसका एक एग्जांपल बहुत प्यारा सा, NaCl प्लस AgNO3, इन दोनों को अगर मिक्स किया गया तो यहाँ से बन जाएगा क्या, NaNO3 और AgCl। AgCl को कहा जाता है कि ये वाइट PPT बनाता है, वाइट, और नीचे जम जाता है जाके, जहाँ जिसमें मिक्स करोगे वाइट PPT बन के और नीचे जाके सिप हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा। ये रिएक्शन कितनी देर में हो जाती है, 10⁻⁶ मिली सेकेंड में हो जाती है। ऐसे करते, ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। जब अभी चैप्टर पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक तो वहाँ पे तुम हाँ भाई बढ़िया कंपाउंड बनेगा,
लैटिस एनर्जी रिलीज होगी भयानक तरीके से। अभी आप पढ़ने वाले हो केमिकल काइनेटिक, तो केमिकल काइनेटिक में हम लोग स्पीड स्टडी करेंगे कि कोई रिएक्शन कितनी तेज़ी से हो रही है, तो इसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे, इतनी तेज़ी से हो रही है कि इसकी स्टडी करना इम्पॉसिबल, ठीक है। और एक रिएक्शन होती है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि बहुत धीरे धीरे होता है, उसको भी स्टडी करना बहुत मुश्किल है। पता पूरा तला पहले लोहा रख दिया, 10 साल इंतजार किया, तब जंग लगी, तब स्टडी हुआ, तो मॉडरेट वाली स्टडी होगी। हाँ भाई, आजकल के लोग कमजोर हैं। आजकल 100% ना तो कोई आयरन है ना 100% क्या है, जो भी मिक्स मतलब मिक्स हो गया ऐसा मामला, फजान और वहाँ भी लग गया है। प्योर सबसे अच्छा वाला लोहा कौन सा होता है? खून में होता है, खून में। नहीं, जैसे ऐसा होता ना क्या बोलते हैं, हेमेटाइट, बिट्यूमिनस, ऐसा कुछ लोहा होता है, पता नहीं होता होगा, क्या करना है। एकदम सफेद देख ले भाई, हो गया टाइम भी हो गया, नहीं थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा एक टॉपिक को पढ़ लो, कल फिर बॉर्न हाइबर शुरू करेंगे। देखो फिलहाल आयनिक की सारी बातें हो गई, अभी यहाँ पे बस एक चीज़ पढ़नी है, वो है एनर्जी, वो है लैटिस एनर्जी, ठीक है। क्योंकि देखो हमने सीधे देखा है कि जितने भी कंपाउंड बने, हमने ये बता दिया कि कंपाउंड अच्छा कब बनेगा, जब लैटिस एनर्जी मैक्सिमम रिलीज हो, मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो ऐसे कि लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी, हाँ मैक्सिमम, उतना बढ़िया क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक। लैटिस एनर्जी होती क्या है, कोई बताए? हाँ, जब दो आयन आपस में अटैच होते हैं तभी लैटिस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो रहा है ये, नहीं आयंस होने चाहिए, पहले सॉलिड भले अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके फिर वो आयंस में, किसी के हो आयंस कंबाइन करेंगे तब लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, ऐसे नहीं चाहे जिसके हो, ठीक। अब ऐसा मान लो सोडियम क्या होता है, सॉलिड तो होता है, पर सोडियम थोड़ी कंबाइन करेगा, सोडियम पहले किस फॉर्म में जाएगा, आयनिक फॉर्म में, आयन फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na+ बना, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला क्या था, क्लोरीन गैस थी, वो भी आयन फॉर्म में आई, तो आयन फॉर्म में आना चाहिए, कैटायन आयन किस फॉर्म में हो, आयन फॉर्म में, फिर वो दोनों आपस में आएंगे तब बॉन्ड बनाएंगे, तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी, तब बढ़िया बॉन्ड बनेगा, जितना ज़्यादा हो उतना। अच्छा देखो, जैसा अभी मैं बता रहा था कि सोडियम नेचर में ऐसे पाया जाता है सॉलिड स्टेट में, और क्लोरीन कैसे पाया जाता है, इस स्टेट में, और दोनों मिलकर क्या बनाते थे, NaCl। इसको हम क्या कर लेते थे, हाँ। इस पूरे सिस्टम में जो भी एनर्जी आई होगी, ठीक है, जो भी एनर्जी, उसको बोलते हैं, इसका नाम बताओ सब लोग, थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, हाँ क्या बात, हीट ऑफ फॉर्मेशन, एक तरह की एनर्जी तो है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब इसमें बनने में जो एनर्जी लगी, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं इस पूरे में। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था बोर्न हाइबर, ये मैं कल पढ़ाऊंगा अच्छे से, बस थोड़ा इसको डिस्कस कर दूँ बस। बोर्न हाइबर साइकिल का मतलब ये है कि ये देखो, ये तरीका है ना कि ये पूरा है कि इस पूरे सिस्टम में कितनी एनर्जी लगी, ये बनाने में कितनी एनर्जी खर्चा हुई, ये पूरे रिएक्शन के लिए है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखूँ मैं, होल रिएक्शन के लिए लिख लो, ठीक है। इस संपूर्ण रिएक्शन में जो भी एनर्जी लगी होगी, एक तरीका है ये डायरेक्ट निकालने का, पर इन्होंने ये बताया कि इसको स्टेप में निकालो, तोड़ के निकालो, स्टेप वाइज निकालो, है ना। इसमें कुछ और हुआ होगा, अभी तुमने पढ़ा पीछे, पहले इसमें कौन सी एनर्जी आई बताओ जरा, IP से किस में कन्वर्ट हो गया ये, Na+ में, पहले किस में था, सॉलिड, अब किस में आ गया, ठीक है, आयन में आ गया, ठीक है। इसका क्या होगा, इसमें कौन सी एनर्जी आएगी, ये क्या डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, नहीं, पहले इसके बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये Cl का बॉन्ड बना के आया है, तो ये धीरे धीरे टूटेगा, तो यहाँ कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, डिसोसिएशन एनर्जी। देखो बोर्न हाइबर ना, इन्होंने सिर्फ एनर्जी की स्टडी करी थी रिएक्शन के अंदर की, कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है, क्या क्या हो रहा है, सब स्टडी कर डाला था, फिर उन्होंने सारे एनर्जी को ऐड किया था, तो उनको इसके इक्वल उनको एनर्जी मिली थी, बस ये फेमस हो गए थे, समझे। ऐसे तो लोग कहते थे हाँ एक बार में रिएक्शन अपना पूरा देख लिया, ओवरऑल रिएक्शन निकल आई, पर इन्होंने क्या किया, एक चीज़ को पकड़ा, एक एटम को पकड़ा, और सारी एनर्जी जो भी इन्वॉल्व है निकाल करके ऐड कर दिया,
ठीक, अब ध्यान से सुनना, जो एनर्जी देनी पड़ रही है उसको तुम्हें कैसे रखना है, प्लस में, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको किसमें रखना है, माइनस में। बताओ डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड तो हमें ही तोड़ना है ना, तो हमें तो देनी पड़ेगी भाई। इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने तो एनर्जी देनी पड़ी थी, नाम अलग है लेकिन काम वही है, नहीं समझे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये एनर्जी है टाइप की, ये एक एनर्जी है, बिल्कुल। कोई बॉन्ड बना है उसको तोड़ोगे तो तुम्हें वो एनर्जी जो देनी होगी वो डिसोसिएशन एनर्जी है। तो डिसोसिएशन एनर्जी तुम्हें यहाँ क्या करनी पड़ेगी, यहाँ तुम्हें देनी पड़ेगी। तो उसमें किसको किस में लिखो, प्लस में। नहीं, अपने आप टूट रहा हो, कोई बॉन्ड अपने आप टूट रहा हो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ तोड़ेंगे। अब सुनो, ये बॉन्ड टूट गया, अब ये किस में आया, क्या हो, खुद खुल जाएंगे भाई, कुछ तो अटैक करेगा, कोई तो अटैक करेगा, तोड़ेगा। वैसे तो हम इसमें खुद ही इन्वॉल्व नहीं है, Cl2 को हम थोड़ी तोड़ेंगे हथौड़ा लेके, वो तो कोई ना कोई तोड़ेगा करके। मतलब ओवरऑल हमें एनर्जी कहीं ना कहीं किसी तरह देनी पड़ेगी, भले आप पानी में दे रहे हो। हाँ ठीक, ये बात समझे, बॉन्ड टूट गया, अभी किस फॉर्म में आ गया, ठीक, अब ये टूट करके अलग अलग हुए। अब यहाँ से ले सकते हैं। अब ये बताओ, ये अभी Cl में टूटा है, Cl में, अभी ये पूरी तरह से आयन फॉर्म में नहीं है, Cl में टूटा है ये। अब क्या करना पड़ेगा, इसको आयन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ कौन सी एनर्जी, गेन। ये बात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हो, गेन। तो ये देनी पड़ेगी कि रिलीज होगी, अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ तो रिलीज होती है ना ये, अच्छा ठीक है। अभी किसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसमें, बात समझ रहे हो। पहले ऐसे था, इसके इलेक्ट्रॉन गेन किया तब ये ऐसे बना, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Cl माइनस बनता है ना। अब इनके बीच में कौन सा फोर्स, यहाँ कौन सी एनर्जी आएगी, लैटिस एनर्जी। ये कैसी होगी, रिलीज होगी कि देना पड़ेगा, तो नेगेटिव की पॉजिटिव, समझ गए पूरी बात। अब ये पूरी एनर्जी ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी तुम्हारी निकल आएगी। टोटल एनर्जी बताओ क्या क्या हुआ, ठीक, वो होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलेगी। अब बताओ शुरुआत से, पहले क्या लिखें, प्लस IP, फिर चाहे जहाँ से ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ा है, ठीक है, और माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर प्लस, वो तो रिलीज हुई ना, माइनस जो रिलीज हो माइनस हो, ठीक है भाई। तो ये टोटल एनर्जी निकलेगी, डेल्टा एच के बराबर होगी, बात समझे। बस यहाँ थोड़ा सा एक और फॉर्मेशन कर लो, जैसे इसको शुद्ध करना चाहो। अभी ये प्रॉपर शुद्ध नहीं है क्योंकि यहाँ Cl2 जो अगर होता, ये Cl2 सिर्फ होता, तो Cl2 को तोड़ने के लिए हम कहते हैं सीधे क्या लगे, डिसोसिएशन एनर्जी लग गई। लेकिन यहाँ तो आधा ही है, तो हमें यहाँ एनर्जी भी कितनी देनी पड़ेगी, आधी, ठीक। तो ये पूरा एक कंप्लीट एक वो बन जाएगा, बोन हैबर साइकिल। Cl2 होता तो यहाँ पे हम बाई 2 नहीं करते भाई। Cl2 होता तो 1 मोल होता, 1 मोल होता, 1 मोल के लिए पूरी डिसोसिएशन एनर्जी लगती, लेकिन हाफ मोल है तो हाफ एनर्जी भी लगेगी, हाफ मोल है ना। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी और डिसोसिएशन एनर्जी बराबर है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के और लैटिस एनर्जी बराबर है, बराबर। यहाँ इक्वेट नहीं कर सकते कुछ भी। अच्छा, ये टोटल एनर्जी है क्या, मुझे लगा इक्वल टू 0 है, सॉरी, लेकिन हेस लॉ नहीं लगानी थी, हेस लॉ क्या था, यही था कि मतलब कि कितने मल्टीपल स्टेप में हो जाए, कुछ वैसा ही है। पर इन्होंने ये पता है हेस लॉ क्या था, हेस लॉ ये था कि वो जो है वो भी मल्टीपल स्टेप में होती, सारे वो देखते थे। लेकिन ये क्या कर रहा है ना, ये एक एक क्या बोलते हैं इसको, एक एक एटम और एक एक जो है मॉलिक्यूल के बीच में जाके देख रहे हैं कौन सी एनर्जी लगी है टूट के, वो एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हेस लॉ में ये नहीं था। उन्होंने भी कहा था भाई कई मल्टीपल स्टेप के सारी एनर्जी ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी आ जाती है। यहाँ भी मल्टीपल स्टेप है, लेकिन ये बहुत जो है माइक्रो लेवल पे स्टडी करी गई है, बोन हैबर साइकिल, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, कल मैं बोन हैबर साइकिल के 1-2 एग्जाम्पल और कराऊंगा, ठीक है, ताकि प्रॉपर लिखना आ जाए, तुम लोग खुद से लिखना सीख जाओ। और उसके बाद यहाँ एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो भी कुछ है इसमें से कोई एक टर्म पूछेगा, वो सारी बात दे देता है क्वेश्चन में कि इसकी इतनी एनर्जी, इसकी इतनी एनर्जी, तो ये वाली एनर्जी बताओ कितनी होगी इस पूरे रिएक्शन के अंदर। हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ सकता है डायरेक्ट, ठीक, तो लिख सकते हो उसको। ये हो गया, क्लियर है सब। बोन हैबर साइकिल क्या थी,
मतलब कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके दौरान कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है। बोर हैमर साइकिल ने उस एनर्जी को स्टडी किया था और सारी एनर्जी जो रिलीज हुई, जो देना पड़ा, सबको उन्होंने ऐड किया और जो उनका कलेक्टिवली जो एनर्जी निकला वो उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल निकला। ठीक।